हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उससे रिलेटेड हम क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल कर रहे थे। हमारे पास हम दो न्यूमेरिकल पहले ही कर चुके हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज या फिर किरचॉफ लॉ से रिलेटेड। आज हम थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, और व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे पास गिवन है, उससे रिलेटेड हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। इसको हम देखते हैं क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पहले पहले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं एनसीईआरटी के, फिर हम क्या करेंगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसको स्टार्ट कर देते हैं। क्या है, द फोर आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें हमारे पास चार रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ए बी इक्वल टू 100 ओम है, देखो ये है ए बी इक्वल टू 100 ओम, एंड बी सी इक्वल टू 10 ओम, ये बी सी है, ये 10 ओम का हो गया। इसी तरीके से डी ए हो गया, डी ए 60 ओम का। एंड एक चीज और दे रखी है, a galvanometer of 15 ohm resistance is connected to BD। एक BD वाला जो हमारे पास डायगोनल है इस व्हीटस्टोन ब्रिज का, उससे क्या कर रखा है 15 ओम का ये गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। ये गैल्वेनोमीटर है बीच में, ये इसका नीडल है। तो क्या है, देखो 15 ओम का ये गैल्वेनोमीटर है, इसको हमने BD डायगोनल से जोड़ा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज के। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस एसी। हमारे पास एसी के अक्रॉस जो है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया जाएगा, उस केस में हमें इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ की लॉ अप्लाई करेंगे एक एक करके, और आसानी से हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, इसका सॉल्यूशन भी। सबसे पहले क्या करेंगे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सामने गिवन है। देखो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सेम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही दे रखा है, I1 I2 IG इस तरीके से माना हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हम देखें, देखो जंक्शन फर्स्ट पे, एट जंक्शन ए पे, अगर आप देखोगे जंक्शन ए पे, तो हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट द जंक्शन ए। इस जंक्शन ए पे हम अप्लाई करेंगे जैसी, तो आने वाली जो करंट है, देखो आने वाली जो करंट है जंक्शन ए पे, जो करंट आ रही है वो आई करंट है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है करंट। एक ए बी आर्म में चली जा रही है, एक ए डी आर्म में चली जा रही है। तो ए बी आर्म में I1 करंट जा रही है, ए डी आर्म में कितनी करंट दे रखी है, I2 करंट दे रखी है। तो आने वाली करंट आई हो गई इस जंक्शन पे, और इस जंक्शन ए से जाने वाली जो करंट है वो I1 और I2 है। तो हम ऐड कर देंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये हो गया हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, हमने जंक्शन ए पे अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से बी वाले जंक्शन पे जब आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे, तो होता क्या है, आने वाली जो करंट है और जाने वाली जो करंट है उनका सम बराबर आ जाना चाहिए। अगर उनका सम बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है बिल्कुल सही तरीके से तुमने अप्लाई किया है। तो हम इस पॉइंट बी को देख लेते हैं, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, हम पॉइंट बी पे क्या करेंगे भाई, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट बी पे हम देखेंगे पहले आने वाली करंट क्या है पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे जो आने वाली करंट है वो ये I1 करंट पॉइंट बी की तरफ आ रही है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड बोल दो चाहे से, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी करंट आ रही है भाई, I1 करंट इस पॉइंट बी पे आ रही है। और राइट हैंड साइड जब आप सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड का मीनिंग ऐसा समझ लो, क्या कहते हैं, जो जाने वाली करंट है, तो जाने वाली करंट बी पॉइंट से कौन सी, एक IG है और एक ये I1 माइनस IG। इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो तुम्हारे पास I1 ही आना चाहिए। तो समझ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो देखो इस ये हो गया, ये IG है, कितना है, देखो ये करंट इस तरफ को IG जा रही, और इस तरफ को जो करंट जा रही है I1 माइनस IG जा रही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड यानी कि जो जाने वाली करंट है पॉइंट बी से, वो भी I1 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर आप इस पॉइंट डी पे देखोगे, तो पॉइंट डी पे जो है, यहाँ पे भी जंक्शन रूल जब लगाओगे तो क्या होगा, देखो पॉइंट डी पे अगर आप देखते हो, एट पॉइंट डी, हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस पॉइंट डी पे जो करंट है, देखो जाने वाली करंट ये हो गई, और पॉइंट डी पे जो आने वाली करंट है, एक तो इस तरफ से आ रही है और एक के ऊपर गैल्वेनोमीटर की तरफ से IG करंट आ रही है। तो आने वाली करंट जो है उनको लेफ्ट हैंड साइड लिख के रख दो चाहे। ये केवल क्या हमें समझना है, इसको हमें ऐसा सॉल्व करना नहीं है। हमें जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा सामने, यानी कि जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा जब भी पेपर होगा, तो तुम्हें क्या करना है, ये इतना लिख के नहीं दिखाना है, यानी कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है इसको अप्लाई करके नहीं दिखाना है। ये केवल तुम्हें ध्यान रखना है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। देखिए, तो ये बात होगी, लेफ्ट हैंड साइड जब आई तो ये I2 करंट आ रही है, इस तरफ से IG करंट आ रही है, यानी कि दो करंटें आ रही हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में यानी कि जाने वाली जो करंट होगी पॉइंट डी से, वो भी इस तरफ को जा रही है। तो इसका भी जो सम होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, I2 प्लस IG ही निकल के आएगा, यानी कि इस तरफ को I2 प्लस IG करंट जाएगी। और इस पॉइंट सी पे जब ये I1 माइनस IG और ये I2 प्लस IG ऐड होंगी, तो इस तरफ फिर I करंट इस तरफ को चली जाएगी। I करंट का क्या मतलब है, I1 प्लस I2 करंट इस पॉइंट सी पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
आप इसको भी अप्लाई करके देख सकते हैं। देखो एट पॉइंट सी, अगर आप इस पॉइंट सी पे देखेंगे तो आने वाली करंट क्या है, देखो यह है, एक I2 प्लस आई जी आ रही है, एक ये वाली आ रही है I1 माइनस आई जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, देखो क्या भी लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट लिख दो भाई। इस पॉइंट डी पे, इस पॉइंट सी पे आने वाली इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, एक तो ये हो गई I2 प्लस आई जी जो इस तरफ से आ रही है डीसी आर्म में, और दूसरी जो है वो बीसी वाली आर्म में जो करंट आ रही है वो क्या है, देखो I1 माइनस आई जी। तो इसको भी हम पे लिख देंगे I1 माइनस आई जी। तो देखो ये आई जी से आई जी फिर कैंसिल हो गया, जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है I1 प्लस आई टू बचा है। और I1 प्लस आई टू क्या है, एक्चुअली में आई है, यानी कि यहाँ से जो है वो आई करंट फिर बाहर निकल के चली जाएगी पॉइंट सी से। तो इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम समझ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है, बोला है भाई करंट निकालो, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि इस आईजी करंट को यहाँ पे मेजर करना है। हमारा जो आंसर है वो आईजी हमें यहाँ पे निकाल के लाना है। तो हम अप्लाई कर लेते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट में अप्लाई करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो हमारे पास सर्किट है, देखो हम अब क्या करेंगे, देखो अब हम आईजी को कैलकुलेट करना है, तो हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे अप्लाइंग, यहाँ से तुम्हारा आंसर स्टार्ट हो गया, समझ लेना, क्योंकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए थोड़ा सा ये कहानी है, ठीक है ना, कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जंक्शन के हिसाब से किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाते हैं और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, जिसको लूप रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप रूल बोलते हैं। और भी किस में अप्लाई करेंगे हम, किसी लूप में। तो हमारे पास जो लूप है उसको हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, देखो बी ए डी बी। तो कौन सा लूप ले रखा हमने, बी ए डी बी, ये वाला लूप ले रखा है। तो इस लूप में जो पहले हम देखेंगे क्लॉकवाइज करंट कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज करंट कौन सी है। क्लॉकवाइज करंट जो होंगी उनको प्लस ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होंगे उनको क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। पहले हम रूल लिखते हैं, किरचॉफ का सेकंड रूल था क्या, वह समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई, यानी कि आई आर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे करंट और रेजिस्टेंस को, फिर उनका समेशन कर देंगे। अब देखते हैं ये I1 करंट है, देखो I1 करंट ऊपर की तरफ को बह रही है, तो ये ऐसे जाएगी, देखो I1 करंट जा रही है और इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमें इसे घुमाना है, यानी कि ए बी डी ए या फिर बी ए डी बी सर्किट के अकॉर्डिंग घुमाना है। तो करंट I1 ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ को और ये ऐसे घूम जाएगी नीचे की तरफ को। तो ये देखो ये करंट जो है I1 क्लॉकवाइज है। अगर आप I2 को देखोगे तो I2 ऐसे नीचे की तरफ को जा रही है, तो ऐसे घूमेगी ऊपर को ऐसे करके, तो ये I2 करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरीके से जो IG करंट है, देखो IG करंट जो है I1 के डायरेक्शन में, यानी कि I1 ऐसे जा रही है तो I1 ऐसे घूम रही है। इसी तरीके से IG करंट भी क्या है, नीचे को आ रही है, यानी कि ऐसे घूम जाएगी IG करंट भी। तो I1 और IG जो है वो इस एरो के द्वारा उनकी डायरेक्शन दिखा दी जाएगी, यानी कि I1 करंट की और IG करंट की। रिमेंबर दैट कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली में, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। ये जो तुम्हारे पास एरो दिखा रहे हैं, हमें क्या करना है, केवल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारे पास न्यूमेरिकल जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो I1 और IG जो है वो इस एरो द्वारा दिखा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज करंट है, और I2 करंट जो है वो इस एरो से दिखाई जाएगी, क्योंकि ये करंट I2 है, इस तरफ को घूम जाएगी है। तो I2 करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, और ये I1 और IG जो करंट है ये दोनों क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। तो इसमें हम रूल लगाएंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, I1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ के रेजिस्टेंस से, तो I1 इंटू 100 हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो प्लस का साइन ले लेंगे। इसी तरीके से फिर प्लस लेते हैं, अब IG वाली करंट लेते हैं, उसके साथ उसका रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। इस वाली आर्म की बात होगी। अब थर्ड वाली आर्म में क्या होगा भाई, देखो थर्ड वाली आर्म में जब हम आएंगे इस I2 में, I2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है एक तो, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके रेजिस्टेंस के साथ, और इक्वल टू क्या करेंगे, समेशन ऑफ ई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बी ए डी बी क्लोज लूप में कोई भी ईएमएफ यानी कि कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगी। या फिर इस इक्वेशन को आपको जिस तरीके से लिख देंगे, देखो इस सब में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है भाई, 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो इक्वेशन बचेगी आपके पास वो बचेगी 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 इक्वल टू 0। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के आ जाएगी। इसी तरीके से हम सेकंड रूल भी अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड रूल भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे सिमिलरली, या फिर अगेन लिख दो, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ। हमें क्या करना है, यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर लूप रूल भी आप इसे लिख सकते हैं, इन बी सी डी बी। तो बी सी डी बी को भी देख लो, बी सी डी बी यानी कि ये वाला क्लोज सर्किट आपकी बार इन्होंने ले लिया। तो देखो IG करंट नीचे की तरफ को है, तो IG करंट इस ऐसे आ रही है, देखो नीचे को ना ऐसे करके, ये IG करंट हो गई, और I2 प्लस IG भी इसी के साथ है, ऐसे डायरेक्शन में ऐसे घूम जा रही है। तो यही डायरेक्शन IG करंट की भी है और यही डायरेक्शन I2 प्लस IG करंट की भी है, यानी कि इस डायरेक्शन की भी, इस करंट की भी यही डायरेक्शन हो गई, इस IG करंट की भी यही डायरेक्शन हो गई। तो दोनों जो करंट है उनकी डायरेक्शन देखो आप ध्यान से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है।
इसी तरीके से अब ये I1 माइनस जो IG करंट है ये नीचे की तरफ को आ रही है, तो ये ऐसे घूम जाएगी ऊपर की तरफ को ऐसे। जो I1 माइनस IG है तो कोई नीचे की तरफ को आ रही है ऐसे। आज जब आप इसको इस क्लोज पाथ में घुमाओगे तो ये इस तरीके से घूमेगी ऐसे करके, यानी कि जो ये करंट है ये कैसी है भाई, क्लॉकवाइज हो गई I1 माइनस IG। तो I1 माइनस IG जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन में है। और IG और ये I2 प्लस IG जो है ये दोनों की दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरीके से हम इस पर रूल अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो रूल बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, देखो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज को ले लेते हैं I1 माइनस IG और इसको इसके रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, देखो है ना। तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज करंट है, तो इसको इसके रेजिस्टेंस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी प्लस के साथ लेना है। अब माइनस साइन लगाना है, IG को 15 से मल्टीप्लाई करना है, IG इंटू 15। और इसी तरीके से अब ये I2 प्लस IG को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है इसके रेजिस्टेंस से, I2 प्लस IG इसको ब्रैकेट में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए हमने माइनस साइन लिया है, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी, जिसको हम लिखेंगे 2I1 माइनस 6IG माइनस का I2 इक्वल टू 0, और इसको दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नाम, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हम एक और क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ फिर से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो तीन करंट है यहाँ पे, एक तरीके से I1 है, I2 है, IG है। तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, तो तीन इक्वेशन तो हमें यहाँ पे चाहिए ही। तो तीसरी इक्वेशन को निकालने के लिए हम फिर से किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर लूप रूल लिख दो, और उसको हम अप्लाई करेंगे ADCEA में। अब इसको पहचानो भाई, ADCEA लूप कौन सा है, ADCE मतलब ये बैटरी, और ये यानी कि ये वाले सर्किट में देखो ये क्लोज लूप जो हमारे पास बनना है, ये इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, क्लोज लूप है। तो इस लूप में हमें क्या करना है, यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो अप्लाई कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम इस I2 की डायरेक्शन देखते हैं, I2 जो है इस तरफ को डायरेक्टेड है ऐसे, और ये I2 प्लस IG दोनों की दोनों ये भी एक ही डायरेक्शन में, ये भी एक डायरेक्शन में, और ये ऐसे घूम जाएंगे। I2 प्लस I जो भी है ये I2 और ये I2 प्लस IG ये ऐसे डायरेक्टेड है, तो ये नीचे को घूम जाएंगे ऐसे, यानी कि अपने क्लोज सर्किट में आ जाएंगे ऐसे। ध्यान से देखोगे तो I2 और I2 प्लस IG जो है वो दोनों की दोनों क्लॉकवाइज करंट है, और I भी जो है ये एक्सटर्नल सर्किट में जो बह रही है ये भी क्या है, क्लॉकवाइज करंट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये सब क्लॉकवाइज है, तो I2 को हम उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है, एक बार उसको फिर से रिमेंबर करते हैं, समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E होता है। E मतलब EMF हो गया, IR क्या हो गया, I करंट हो गई, R रेजिस्टेंस हो गई। करंट और रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से हमने इस I2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐड करना है, ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये I2 प्लस IG भी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे लिख देंगे I2 प्लस IG, और इसको इसके रेजिस्टेंस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल टू में जो है EMF लगाएंगे बैटरी का EMF क्या है, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, यानी कि करंट के डायरेक्शन में ये ऐसे है, देखो EMF भी है ना, ये क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट की ओर होता है EMF, तो ये भी ऐसी हो जाएगा क्लॉकवाइज, इक्वल टू 10 वोल्ट लिख देंगे। तो ये एक और नई इक्वेशन यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगी ये इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 13I2 प्लस IG इक्वल टू 2। जब आप इसको इधर उधर सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो ये इस तरीके का इक्वेशन बन के आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे नाम दे देंगे। अब इन तीन इक्वेशन को क्या करेंगे, हम आपस में सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने से हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को करते हैं। देखो 10 से मल्टीप्लाई आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, उसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। वो थी हमारे पास 2I1 माइनस 6IG इक्वल प्लस का क्या हो गया I2, प्लस नहीं किया था, माइनस था यहाँ पे, माइनस I2 इस तरीके का, और इक्वल टू 0। इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। और इस इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसके साथ, इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या करना है भाई, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देंगे पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 20I1, ये हो जाएगा माइनस 60IG, और ये हो जाएगा माइनस 10I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब जो ये इक्वेशन बनी है इसको नई इक्वेशन नाम दे दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 को जो है आप इक्वेशन 1 के साथ ऐड करो। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 को भी देख लेते हैं, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन 4 लिख देते हैं, 20I1 क्या है माइनस 60IG, और ये हो गया माइनस का 10I2, और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी वो थी हमारे पास 20I1 प्लस 3IG, अब माइनस का 12I2, इस तरीके की हमारे पास वो इक्वेशन थी।
तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी आ गई और इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड भी आ गई। यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 थी ये लिख दी हमने, और इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। अभी जो इक्वेशन है इनको ऐड करने की जगह हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करके जल्दी आंसर आएगा। देखो माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, इस माइनस का फिर प्लस बन जाएगा, इस तरफ तो है ही जीरो। ये देखो 20i1 से 20i1 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 60ig हो गया, ये माइनस 3ig हो गया, तो ये माइनस 63ig हो जाएगा। इसी तरीके से ये 10 हो गया और ये प्लस का 12 हो गया, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा प्लस का 2i2 इक्वल टू 0। या फिर यहाँ पे आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी। देखो इस तरीके का हम इसको लिख सकते हैं, माइनस 2i2, i2 को भी हम उधर भेज देंगे, और ये क्या है इक्वल टू में माइनस 63ig हो जाएगा। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो i2 बराबर हमारे पास क्या बचा 63/2ig। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, i2 इक्वल टू 31.5ig। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को नया नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने क्या करा, किरचॉफ के जो सेकंड लॉ है उसको हम अप्लाई करा है हमने 3 लूप में। फर्स्ट लूप में अप्लाई करा तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी। कौन से लूप में अप्लाई करा हमने, सबसे फर्स्ट बी ए डी बी में, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी। इसी तरीके से हमने दोबारा अप्लाई करा इसी रूल को बी डी सी बी में, तो दूसरी इक्वेशन बनी। फिर थर्ड लूप हमने कौन सा लिया, ए डी सी ई और ये ए, यानी कि ये वाला लूप हमने लिया ये, और हमारे पास 3 इक्वेशन बनी। उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास जो सेकंड थी, उस इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, और वहां से एक नई इक्वेशन बनी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। इक्वेशन नंबर जो 1 हमने बनाई थी फर्स्ट लूप से, उनको हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 4 से माइनस करना है। तो माइनस हमने जैसे ही करा हमारे पास एक i2 की वैल्यू निकल के आ गई जो कितनी है 31.5ig, यानी कि i2 इक्वल टू 31.5ig। अब ये जो है इसको हमने नई इक्वेशन नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू जो हमने इक्वेशन यूज नहीं की है वहां पे अप्लाई करते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 हमने कहीं पे यूज नहीं की थी। अब इस इक्वेशन नंबर 3 की बारी आ गई, तो इस i2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास ig कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा, यानी कि ig हमारे पास निकल के आ जाएगी, और वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख देंगे। देखो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ i2 फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। तो ये देखो ये है इक्वेशन 3, तो हम लिखेंगे 13i2 की जगह हम रखेंगे क्या 31.5ig और प्लस ig और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो इन दोनों से तो पहले हम ig कॉमन ले सकते हैं, पहले 13 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 जगह 65 हो गया, 6 हो गया, 13 1 जा 13 और 6 कितना हो गया 19 हो गया, कैरी 1 हो गया फिर से, तो 13 से 39 और कैरी 1 जो था 40 हो गया, इस तरीके का हो गया। तो ये ऐसे 409.5ig प्लस ig इक्वल टू 2 हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 410, यानी कि ये 409 है, यहाँ पे 1 है तो ये 410, यानी कि 1 ऐड करना है सिंपल सी बात। या फिर ig कॉमन ले लो दोनों में से और उनको ऐड जो करना है आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा 409.5, यानी कि 409.5, और यहाँ पे 1 बचेगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 410.5 ig इक्वल टू 2 इस तरीके से निकल के आ जाएगा ये। फिर यहाँ से ig कैसे निकल के आ गई भाई, सीधी सी बात है, ig बराबर क्या हो गया 2/410, यानी कि 410.5, और ig का जो कैलकुलेशन है हमारे पास निकल के आ जाएगा 4.87 मिली एम्पियर। देखो ये निकल के आएगा एम्पियर में, यानी कि ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। देखो 0.00487 एम्पियर ऐसे निकल के आ जाएगा। तब हम इस पॉइंट को यहाँ ले गए और इसको हमने क्या बोल दिया भाई, ये मिली एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर में क्या होता है 10 टू दी पावर -3 होते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ जाने में 10 टू दी पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को हमने 1 4 के आगे 0 के आगे फिर 0 के 3 डिजिट आगे ले लिया है ना। तो ये क्या हो जाएगी, या तो ये आंसर ये आएगा तुम्हारा, या फिर ये निकल के आ जाएगा 4.87 मिली एम्पियर। तो IG करंट निकल के आ गई गैल्वेनोमीटर से, जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है।